हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है जो हम लोग आज फिज़िक्स के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ है क्या हमारा? इसको हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पढ़ रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग आज इसका डेफिनेशन, डिराइवेशन और इसके ऊपर बेस्ड फिज़िक्स के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए पता करते हैं कि ये कूलम्ब लॉ हमारा है क्या। बाय डेफिनेशन अगर हमारे जाएँ जो बुक में दी हुई है तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ एनी इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो हमारे जो पॉइंट चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं जिनका जो हाइपोथेटिकल चार्जेस हैं, बेसिकली इसके ऊपर हम लोग फैक्ट्स नहीं दे सकते हैं। तो दो पॉइंट चार्जेस अगर होंगे तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन मतलब कैसा भी वो अट्रैक्ट करते हैं कि रिपल्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनका जो इंटरेक्शन होता है वो किन दो चीज़ों पर बेस होता है। पहला तो हमारा दिया हुआ है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ द चार्जेस। जो दोनों चार्ज हैं हमारे Q1 और Q2 जो यहाँ पर दिया हुआ है, उन दोनों चार्जेस के ऊपर कैसा इंटरेक्ट करता है। तो पहला है केस हमारा Q1 और Q2 दोनों के प्रोडक्ट को अगर हम लोग करेंगे तब पहला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो फोर्स, और दूसरा है ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के सेंटर से बीच में, ये जो सेंटर है इन दोनों के सेंटर से अगर हमारा डिस्टेंस नापा जाएगा तो उन दोनों के सेंटर से दोनों जो डिस्टेंस है r उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर के। तो ये हो गया एफ ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर हमें इसको लेके जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा एफ ई, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये सेकंड हो गया, ये 1 है, ये सेकंड है। दोनों को अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो एफ ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और फिर एफ ई, ये जो हमारा कांस्टेंट का साइन है उसको हटाने के लिए हमें हमेशा कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो कांस्टेंट, ये हमारा प्रोपोर्शनेट का साइन है, सॉरी, ये जो प्रोपोर्शनेट का साइन है इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे हम लोग के। ये जो के है इसके ऊपर हमारा आज डिस्कशन होने वाला है कि के है क्या। तो के जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, वो आगे पता चलेगा। के जो है फिर ये के हट गया, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ गया, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हो गया, ये हमारा है डेराइवेशन कूलम्ब्स लॉ के फार्मूले का। और ये जो एफ ई है, एफ ई क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हमारा जो के है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है वो। के जो है वो कांस्टेंट है, Q1 है, Q2 है, Q1 Q2 दोनों चार्जेस हैं। आर स्क्वायर जो है वो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्ट होने वाला जो सेंटर से दोनों के जो डिस्टेंस है उसको हम लोग आर कहते हैं, और उसी का जो स्क्वायर होगा उसको आर स्क्वायर कहेंगे। तो अब थोड़ा के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये तो समझ में आ गया कि ये कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन कैसे होगा, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। ये हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं। तो के क्या है, के की वैल्यू क्या है, ये अगर पता करना है हमको तो के हमारा अभी पता चला था कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक कांस्टेंट है। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटी जी है हमारा, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू भी होता है, वैसा ही ये भी के कांस्टेंट है। और के की कुछ वैल्यू तो होगी तभी न्यूमेरिकल्स हमारे सॉल्व हो पाएंगे। तो के इज़ इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब कूलम स्क्वायर ये जो यूनिट है ये कहाँ से आ गया के का, तो यहाँ से देख सकते हैं फोर्स की क्या यूनिट होती है, न्यूटन, तो सिंगल न्यूटन हुआ। और Q1 × Q2 ये हो गया हमारा C स्क्वायर, और डिस्टेंस है R स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई C स्क्वायर। तो ये आ कहाँ से रहा है, ये है कहाँ पे, ये फ्री स्पेस में या फिर एयर में या फिर वैक्यूम में है, ऐसे हर ऑब्जेक्ट में नहीं है, ये एक मीडियम पर हमारा डिपेंड करता है। एक जो हमारा ग्रेविटेशनल लॉ था ये भी डिस्कस कर लेते हैं। जो ग्रेविटेशनल लॉ था वो किसी भी मीडियम से इंडिपेंडेंट था, पर जो हमारा ये वाला कूलम्ब्स लॉ है वो देखने में स्ट्रक्चर तो ऐसे ही लग रहा है पर नहीं, ये बेस्ड है। हमारा जो के लग गया है उसके हिसाब से हमें ये पता चलता है कि ये किसी भी मीडियम टू मीडियम चेंज होगा, और ये बेस्ड है एक मीडियम के, ये होगा इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, ठीक है। अलग अलग मीडियम होगा, माइका होगा, वाटर होगा, ऑयल होगा, अलग अलग मीडियम्स अगर चेंज करेंगे तो के की वैल्यू भी चेंज करेगी और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चेंज करेगा ही करेगा।
तो ये हमारा अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, किसके ऊपर? कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डबल द डिस्टेंस r। अगर हम लोग जो डिस्टेंस r था इस वाले फार्मूले में F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये अपॉन आर स्क्वायर है जो, अगर इसमें हम लोग जो डिस्टेंस r है इसको अगर हम लोग डबल कर देंगे तो क्या होगा? तो पहला तो हम लोग को ये जानना है कि डबल करेंगे तो हो गया क्या? F जो है व्हाट वुड हैपन इफ़, हाँ हैपन इफ़ किसके ऊपर असर पड़ना चाहिए? जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके ऊपर। तो हमारा पहला होगा F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये पता होना चाहिए, ये हम लोग को पता है जैसे कि। तो अगर हम लोग डबल करते हैं तो होता क्या है? तो नया जो चार्ज बनेगा सिंपली हम लोग जानते हैं कि आर स्क्वायर को डबल कर देते हैं। चलिए F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2r इंटू स्क्वायर, तो ये होगा क्या? F डैश निकालना है तो F डैश जो आएगा नया वाला वो हमारा आएगा 1/4 ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो हमारा नया वाला आएगा वो 1/4 आएगा F के, इसके 1/4 पार्ट आएगा अगर हम लोग इसको डबल करते हैं डिस्टेंस r को। और क्या होगा? सेकंड सिचुएशन है वी हाफ द डिस्टेंस, अगर उसको हम लोग आधा कर देते हैं तो क्या होगा? तो फिर निकालते हैं F डैश को, अगर हम लोग F डैश इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और फिर हम लोग इसको आधा कर देते हैं 1/2 है ये, तो ये फिर हम लोग का आएगा 4 टाइम्स ऑफ F। जो ओरिजिनल है ये हमारा अपॉन 4 से हट के 4 टाइम्स ऑफ F आ जाएगा, Fe जो है 4 टाइम्स ऑफ F आ जाएगा। और इसको हम लोग को और अच्छे से पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देना है तो ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये हमारा डिस्टेंस r है, जो ये वाला r था ये वाला डिस्टेंस है यहाँ पर r के रूप में। तो इसको हम लोग ग्राफ को देख रहे हैं, यहाँ पर है फोर्स, ये y एक्सिस पर है और r हमारा एक्सिस पर है। जैसे जैसे हम लोग r को बढ़ाते जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है जैसे जैसे r, वैसे ही फोर्स हमारा नीचे आ रहा है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है जैसे जैसे r बढ़ रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग डबल कर रहे हैं तो 1/4 हो जा रहा है F का, वही हमारा यहाँ पर भी है। जैसे जैसे हम लोग r को बढ़ाएंगे, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे वो एकदम बहुत तेज़ी से नीचे आती जाएगी, मतलब वैल्यू डिक्रीज़ होते ही जाएगी उसकी, क्योंकि क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब बस r का होता तो थोड़ा कम ड्रॉप होता, स्क्वायर का है इसलिए बहुत तेज़ी से जो वैल्यू है वो ड्रॉप करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। कूलम्ब्स लॉ का ये एक एक्सटेंडेड टॉपिक है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म, अगर डायरेक्शन को अगर हम लोग फोर्स के साथ या फिर चार्जेस के साथ अगर एसोसिएट करने लगेंगे तब क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग दो चार्जेस की जैसे बात कर रहे थे, +Q1 और +Q2, और इन दोनों के ऊपर F, ये जो 1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड है और सेकंड ऑन ड्यू टू फर्स्ट है, इन दोनों को अगर हम लोग करेंगे तो F12 के हिसाब से हम लोग अभी चल रहे हैं, इस वाले फोर्स के हिसाब से 12 क्या है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकंड चार्ज। F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इस साइड का डायरेक्शन का हमारा क्या है? R1 माइनस R2। R1 क्या है? यहाँ पर R1 है हमारा और यहाँ पर R2 है, ठीक है, डिस्टेंस है दोनों का। तो R1 क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, डिस्टेंस निकालना है, तो जहाँ पर फाइनली रीच कर रहा है हमारा चार्ज और जो इनिशियल है फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो हमारा वेक्टर है। यहाँ पर हम लोगों ने R मॉड लिया हुआ है, R मॉड को अगर हम लोग वेक्टर अगर हम लोगों ने पढ़ा है तो हम लोग जानते हैं A कैप इज इक्वल टू A वेक्टर बाई मॉड A। तो यहाँ पर R स्क्वायर की जगह हम लोग एक और चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पर बस मल्टीप्लाई करना है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और इसका क्या करना है हम लोग को? कैप लगा देना है बस, और कैप की जगह हम लोग वेक्टर बाई मॉड लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये कैप की जगह हम लोग ये वेक्टर इनटू वेक्टर अपॉन मॉड लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पर वेक्टर क्या होगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये एक ही ब्रैकेट है, और फिर मॉड लगाना है अगर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हमारा मॉड में हो गया।
और R1 माइनस R2 इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो इसको एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है, सॉरी ये R2 नहीं है, ये R का स्क्वायर है, मॉड में स्क्वायर है। तो इन दोनों को देखिए, ये और ये वैल्यू यहाँ से सेम आ रही है, तो फिर हम लोग फाइनली इसको लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, और फिर यहाँ तो मल्टीप्लाई में तो रहेगा ही R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हमारा फाइनल आ रहा है क्या, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, किसकी वजह से, ऑन 1 ड्यू टू 2। और अगर यही सेकंड हम निकालेंगे ऑन ये वाला अगर निकालना होगा तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, बस R2 माइनस R1 चेंज कर देना है, वही सेम चीज़ है, F21 ये होगा K Q1 Q2 अपॉन यहाँ पर जैसे R1 माइनस R2 है, बस वही R2 वेक्टर, ये हमारा क्या हो गया, फिर से फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पर इस वाले को हम लोग अब ले रहे हैं, पहले ये वाला लिया था, अब ये वाला हम लोग ले रहे हैं, R2 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब, मॉड का होल क्यूब है, और फिर R2 माइनस R1 वेक्टर, दोनों पे वेक्टर का साइन। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर हम लोग डायरेक्शन को भी अगर साथ में लेने लगें तो हमारा ये आ रहा है डेरिवेशन, ये एक डेरिवेशन आ रहा है, और ये सेकंड हमारा, बस। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक डिस्कस करना था, और फिज़िक्स में ऐसे ही बढ़ते रहना है। एक हमारा और कंपैरिजन हो सकता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं। पहली तो सिमिलरिटी ये है कि दोनों जो हैं वो डिस्टेंस के ऊपर इन्वर्सली स्क्वायर, उसके स्क्वायर के डिस्टेंस के ऊपर इन्वर्सली डिपेंडेंट हैं। पर एक डिफरेंस जो इसमें है वो है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, पर ये जो हमारा कूलम्ब्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आज डिराइव हुआ है वो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव दोनों हो सकता है। तो ठीक है, आज हमारा इतना ही टॉपिक है और फिर आगे भी इसके ऊपर बात करेंगे।